उसे चुटकी लेते थे, मजे लेते थे कि तू एमबीबीएस, ए पप्पू, ए पप्पू पप्पू ऐसे बोलते थे, ए पप्पू आर यू इन एमबीबीएस। भारत की भूमिका बताइए, भारत की भूमिका, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। सार्क में बीवी घर में आई, बंदा परेशान, उसको करियर का डर था, अब वो बीवी आ गया उसका डर, किसको मनाओ, खिलाओ पिलाओ, रूठ जाएगी फिर मनाओ, ससुराल दिमाग खराब हो जाता है सब चीज़ करने में। तो पप्पू गुस्सा आ गया। और जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शार्क दक्षेश की बात करने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म अगर बता देता हूं, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दोस्तों है क्या, आप समझिए, ये जो आप मैप देख रहे हो, इस मैप पे एशिया महाद्वीप को देखो, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, यानी कि यहाँ पे स्थित देशों के समूह को दक्षिणी एशिया कहते हैं। और इस दक्षिणी एशिया के देशों में मिलकर एक संगठन ऐसे हम सार्क कहते हैं, और सार्क की फुल फॉर्म दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके अंदर कुल 8 देश हैं। दोस्तों इस 8 देशों को याद करने का एक छोटा ट्रिक मैंने बनाया था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि थोड़ी बहुत मेहनत लगाए। अब समझिए ये ट्रिक है क्या, एक थोड़ी बहुत स्टोरी समझते हैं। मान लीजिए कि बिहार का एक लड़का है जिसका नाम है पप्पू। क्या नाम है दोस्तों? पप्पू। पप्पू माने कोयल होता है, ये कोई स्टोरी याद नहीं करेगी, तीसरी क्लास में था तो 5वीं क्लास है कि पप्पू माने कोयल होता है लेकिन तो दिन भर रोता, ये वाला नहीं। पप्पू नाम का लड़का है जिसका सपना था कि एक दिन एमबीबीएस करके अपने माँ बाप का नाम क्या करे, रोशन करे और उसे आगे लेके जाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि पप्पू थोड़ी नालायक होता है पढ़ने लिखने में, माँ बाप को भरोसा ही नहीं होता कि कभी आगे क्या बनेगा, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेगा। लेकिन पप्पू का सपना था कि क्या बने वो, एमबीबीएस करे, एमबीबीएस करे। तो हुआ क्या, माँ बाप को भरोसा नहीं था तो उसकी शादी करा देते हैं। आप बीवी घर में आ गई, बीवी घर में आई, बंदा परेशान, उसको करियर का डर था, अब वो बीवी आ गया उसका डर, किसको मनाओ, खिलाओ पिलाओ, रूठ जाएगी फिर मनाओ, ससुराल दिमाग खराब हो जाता है सब चीज़ करने में। तो पप्पू गुस्सा आ गया, और जब पप्पू गुस्सा आया, घर भर में खाना वो क्या करा, कपड़ा पैक किया और रातों रात कल्टी मार लिया। कल्टी मार लिया मतलब वहाँ से बिहार से भाग के आ गया दिल्ली। कहाँ गया दोस्तों? दिल्ली। अब दिल्ली में उसने रूम पे किराया लिया और पढ़ने लिखने क्या कर दिया शुरू, पढ़ लिख के। उसकी बीवी फ़ोन बात करती थी, अजीब सुनते हो, खाने के लिए पैसा नहीं है, थोड़ी भेज दीजिए। मतलब जो पैसा कमाता थोड़ी बहुत अपनी बीवी को भेज देता था, थोड़ी बहुत अपने माँ बाप को भेज देता था, और थोड़ी पढ़ाई के लिए अपने पास रखता था। जब दिल्ली में आया तो उसने एमबीबीएस की डिग्री की और एमबीबीएस पास हो गया। जब वो गांव गया मिलने के लिए अपने दोस्त यारों से, तो माँ बाप से मिला, कहा माँ बाप से कहता है मम्मी मैंने एमबीबीएस कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया। तो इसके दोस्त वगैरह जो थे उसे चुटकी लेते थे, मजे लेते थे कि तू एमबीबीएस, ए पप्पू, ए पप्पू पप्पू ऐसे बोलते थे, ए पप्पू आर यू इन एमबीबीएस। क्या बोलते थे? जब दोस्तों उसने एमबीबीएस कर लिया तो उसके दोस्तों से क्या बोलते थे? ए पप्पू, पप्पू आर यू इन एमबीबीएस। मतलब शक करते थे कि पप्पू तुम एमबीबीएस में हो। और देखो दोस्तों यही 8 देश याद हो गए। ए से होता है आपका अफगानिस्तान, पप्पू यानी कि पाकिस्तान, पप्पू मतलब पाकिस्तान। ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। तो ए से अफगानिस्तान, पी से पप्पू से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। दोस्तों ये मैंने मैप बना दिया है, और मैप से याद करोगे तो देखो इस तरीके से होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर आ जाएगा मालदीव, श्रीलंका। लेकिन मेरे जो अगर ऐसे याद करोगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। ऐसे ये भारत, देखो सार्क देश में लगभग भारत के पड़ोसी देश ही हैं, तो आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। दुनिया में सबसे इकलौता देश ना भारत लगता है, अगर भारत को नहीं समझा तो फिर दुनिया बेकार है। तो इंडिया, फिर ये नेपाल, फिर ये भूटान, फिर ये बांग्लादेश, फिर ये श्रीलंका और लास्ट में आ जाता है मालदीव। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको कि सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप एक एक करके समझते हैं कि सार्क की स्थापना कोई। ध्यान समझना इस वीडियो को, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा पेपर में, बस शुरुआत से लेकर एंड तक साथ में बने रहिएगा। समझते हैं सार्क की फुल फॉर्म दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें कुल 8 देश हैं और इनकी स्थापना की आती है 8 दिसंबर 1985 में। कब की आती है? 8 दिसंबर 1985 में। जिसका मुख्यालय क्या होता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि यहाँ पर इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। अगला, इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कब हुआ था? 1985 में हुए थे। अब ढाका कहाँ है? ये रहा। तो बांग्लादेश की राजधानी में, याद रखना मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में और पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अंतिम सम्मेलन
जो 19वां सम्मेलन था वो एक अंतिम सम्मेलन था जो होने वाला था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, यानी यहाँ पे होने वाला था, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था दोस्तों? वो यही था कि 2016 में ना पाकिस्तानियों द्वारा भारत के उरी क्षेत्र पे आक्रमण कर देते हैं, इसमें भारत के कई सेना मारे जाते हैं, इसलिए भारत जो होता है इस कॉन्फ्रेंस का विरोध करता है और भारत के साथ श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं बाद में जाकर। इसलिए अभी तक सार्क में केवल 19 सम्मेलन होने वाला था, टोटल 18 हो चुके थे, 19वां होने वाला था। अब हुआ क्या कि पहले अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था, तो अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए सन 2007 में 14 शिखर सम्मेलन के अंदर अफगानिस्तान को शामिल करने की बात चली और उस दिन से अफगानिस्तान शामिल हो गया। तो टोटल सार्क में कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य देश हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि सार्क को बनाया गया तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था दोस्तों? उसके पीछे पहला उद्देश्य तो यही था कि आपसी सहयोग करना। क्या करना? आपसी सहयोग, यानी सार्क के जितने भी देश हैं, ये इधर देखो, इधर जितने भी देश हैं, इन सभी का पहला उद्देश्य होगा कि आपस में एक दूसरे क्या करें, मिलकर मदद करें। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, यानी कि जिस देश के पास जितना जमीन है उतना ही क्षेत्र बना के रखना। ये नहीं कि 12 घुस के दूसरे देश में अटैक कर लोगे, जैसे कि पाकिस्तान भारत में कई बार अटैक कर चुका है, तो वैसे नहीं, जिसके पास जितनी जमीन है उतनी क्षेत्र अपने पास रखे, दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। तीसरा, विश्व शांति बनाए रखना, जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, और आपस में व्यापार को बढ़ावा देना भी क्या था, बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये उद्देश्य के माध्यम से सरकार कह रहा हूँ, सार्क को लाया गया। जैसे सार्क आया तो इसने व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत से काम किए। व्यापार में वृद्धि के लिए सार्क ने बनाया साफ्टा को। किसको बनाया दोस्तों? साफ्टा, फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या दोस्तों फुल फॉर्म? दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। किसकी फुल फॉर्म है? साफ्टा की। साफ्टा को सन 2002 में सार्क के देशों द्वारा लाया गया। 2004 में यानी 12वें शिखर सम्मेलन में इस पर साइन किए गए और 1 जनवरी 2006 में, कब? 1 जनवरी 2006 में से लागू कर दिया गया। 1 जनवरी 2006 में जैसे ये लागू हुआ, इसका उद्देश्य पहला तो ये था कि आपस में क्या करेंगे, सदा व्यापार करेंगे सार्क के देश, और वास्तव में इन्होंने व्यापार किया भी। दूसरा, व्यापार संबंधी इतने अवरोध होंगे उनके लिए एक बैठकें होंगी और उसमें सभी देश मिलकर जुड़कर एक दूसरे के नियम कानून बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे जल्दी। और तीसरा, प्रशुल्क को कम करेंगे। दोस्तों प्रशुल्क मतलब क्या होता है? प्रशुल्क को आप कह सकते हो टैरिफ टैक्स। कौन सा टैक्स? टैरिफ टैक्स। समझो क्या होता है टैरिफ टैक्स? मान लीजिए कि भूटान को ना कोई सामान बेचना है, भूटान कह रहा हूँ, बांग्लादेश को ना कोई सामान बेचना है श्रीलंका को, तो श्रीलंका के पास ये जाएगा गाड़ी लेके बेचने के लिए, तो श्रीलंका कहेगी ठीक है हम आन देते हैं, लेकिन देखो किसी की ना बाउंड्री जो होती है ना उसकी देश की 21 किलोमीटर तक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 21.9 किलोमीटर किसी भी देश की समुद्री सीमा में 21.9 किलोमीटर था, और आपको इजाज़त आने, अगर इस देश में आना है तो इजाज़त लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जब ये व्यापार करेगा तो माल यहाँ भेजेगा, तो इससे पहले पूछेगा, तो उसके बाद जैसे ये सामान लाया बेचेगा उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। इस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ टैक्स। लेकिन जैसे सार्क ने साफ्टा की स्थापना की, तो इसका पहला और तीसरा उद्देश्य था प्रशुल्क को कम करना। और हुआ क्या, सन 2007 में इन्होंने प्रशुल्क के 20% हिस्से क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी हम कोई भी सामान बेचना है तो यहाँ पर आके बेच सकते हो, और मान लो कोई पहले एक वस्तु पर 100 रुपये टैक्स लगता था, तो मान लो कि 100 रुपये की वस्तु है और 100 रुपये टैक्स लग गया, तो वस्तु कितनी हुई 200 की। लेकिन अब 100 रुपये टैक्स नहीं लगेगा, 100 रुपये की वस्तु है टैक्स नहीं लगेगा 80, और वस्तु जाएगी 180 की। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्रशुल्क को कम करना। अब एक क्वेश्चन जो कईयों बार पेपर में ये आता है कि बताइए क्या सार्क के देश आने वाले समय में महाशक्ति बन सकते हैं? पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2007 में 14 सम्मेलन में अफगानिस्तान शामिल किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसका। जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक याद करते रहे। बताओ साफ्टा कब लाएगा? कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि साफ्टा को सार्क के देशों ने कब लाया, जल्दी। अब समझते हैं, क्वेश्चन 2 तरीके के आएंगे। पहला क्वेश्चन यह आएगा, क्या सार्क महाशक्ति बन सकता है, या फिर महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता है? सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सार्क में भारत की भूमिका बताइए। भारत की भूमिका, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सार्क में भारत की भूमिका या सार्क महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता, दोनों ही पेपर में। एक ये वाला क्वेश्चन आ चुका था पेपर में 3 नंबर में, और ये वाला आया था आज से ठीक 2 साल पहले, ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, ये 5 नंबर में आ जाता है। तो बताइए सार्क में भारत की क्या भूमिका, यानी ये देश है, इन देशों में इंडिया,
यानी इस हिंदुस्तान की क्या भूमिका है समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये आएगा कि जनसंख्या के मामले में सार्क के देशों में हिंदुस्तान सबसे आगे है और अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान जो है इन सार्क देशों के सामने बहुत ज़्यादा आगे है, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे ज़्यादा सार्क में, पहले एक स्टार्टिंग करते हैं, सार्क में सबसे ज़्यादा व्यापार कौन करता है? भारत। किसके साथ? बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ करता है। दूसरा, सार्क के जितने भी देश हैं उनमें जब जब महामारियाँ आई हैं, महामारियाँ या फिर महंगाई आई है, तो इस समय हमेशा किसने मदद किया है? भारत ने मदद किया है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब 2004 में श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत ने $4 बिलियन का फ्री वो दिया था, आर्थिक सहायता दिए थे। अफगानिस्तान में अभी फ़िलहाल में ही लॉकडाउन में गेहूं की कितनी बड़ी तंगी आ गई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भारत ने सप्लाई दिया था यहाँ से, ईरान जाके ईरान से इधर भेजा था, क्या भेजा था? गेहूँ, ताकि यहाँ के लोग क्या कर सके? खा सके। तीसरा, भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे करना चाहता है, इसलिए इन सभी से हमेशा भारत विश्व शांति पर सहयोग करता है, विश्व शांति पर सहयोग देता है। चौथा, भारत जो है इसने बहुत सी ऐसी नीतियाँ चलाई हैं जिसके कारण इन देशों को आपस में फ़ायदा भी हुआ है। भारत जो है इन देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पूरे एरिया में 20%, इस सार्क के देशों में अकेले ही भारत 60% जनसंख्या क्या करता है? कवर करता है। और बात की जाए भारत की भूमिका, तो इन सभी में सबसे बड़ा देश, सबसे मजबूत देश, सबसे सैन्य शक्ति मजबूत देश, सभी चीज़ों में भारत क्या है? आगे है। तो ये सब कह सकते हो कि भारत, सार्क के अंदर भारत की क्या है? कुछ भूमिकाएं हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सार्क महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, जहाँ बताया जा रहा था वह देश या संगठन जो भविष्य में क्या बन जाए? अमेरिका को हटा के महाशक्ति बन जाए, उसे हम बोलते हैं सत्ता का नया केंद्र, जिसमें आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, ब्रिक्स भी आता है। तो मैंने आपके आसियान और यूरोपीय संघ का तो पूरा वीडियो बना रखा है, जाके चैनल पर सर्च करके देख लेना, पूरा वीडियो समझा रखा है एक ही वीडियो के अंदर। फिर दूसरा मैंने बताया था ये सार्क के बारे में कि सार्क महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों, इसके पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, जैसे कि सीमा विवाद, जल विवाद, तीसरा आतंकवाद, चौथा सैन्य, पांचवा विचारात्मक मतभेद, और कह सकते हो आपसी संयोग का अभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। समझो, जितने भी सार्क के देश हैं इन सभी की आपस में से क्या रहती है? सीमावाद रहती है। मुख्य रूप से आप भारत पाकिस्तान का देख लो, 1947, 1965, 1971, 1998 में हमेशा कश्मीर को लेकर क्या हुआ? इनके बीच कश्मीर और बांग्लादेश को लेकर लड़ाई होता रहा है। तो सार्क में जितने भी देश हैं इन सभी के देशों के बीच आपस में हमेशा सीमा विवाद रहता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग का अभाव रहता है। क्यों रहता है? जब यही देश यूएनओ के अंदर जाते हैं और बात उठाते हैं तो कभी भी सार्क के फायदे की बात करते नहीं। क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि सार्क के जितने भी देश हैं इन सभी पे अमेरिका या पश्चिम हितों के बहुत सारे लोन हैं, कर्जे हैं, इसलिए कभी भी अपने देश की फायदा की बात करते नहीं है और एक दूसरे की उंगल करते रहते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, चलो इसको कैसे गिराए, है कि नहीं? तो दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपसी सहयोग क्या है? अभाव। अगला आता है जल विवाद को लेकर। सार्क में जितने भी देश हैं इन सभी को जल विवाद को लेकर, जल को लेकर विवाद आता है। क्या रहता है? देखो समझिए, नेपाल के अंदर देखो, यहाँ से गंगा नदी जाती है, याद रखना है, ये गंगा नदी गई, ठीक है। तो नेपाल के अंदर ना गंडक, कोसी, ऐसी बहुत सी नदियाँ थी जो भारत में गंगा नदी मिलकर आगे जाती है। पहले यहाँ समझते हैं, यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से नदी बहती है सिंधु नदी। अभी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। अब है क्या, यहाँ पे भारत बना रखा अपना डैम, बांध बना रखा है जो पानी को रोकता है, और जैसे ही पानी अचानक छोड़ता है तो बाढ़ आ जाता है। कहाँ पे? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसमें बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ये नदी ऐसे आके यहाँ मिल जाती है, और जब गंगा नदी के पानी, और जब नेपाल पानी छोड़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। और जब भारत यहाँ पे एक फरीके बैराज है और यहाँ पर एक बांध है, जब इनके पानी खोलता है तो बांग्लादेश में क्या जाता है? बाढ़ आ जाता है। तो इनको जल को लेकर भी क्या रहता है? आपसी विवाद रहते हैं। तो पहला सीमा विवाद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग का अभाव, जल विवाद और आतंकवाद को लेकर। दोस्तों, हमारे जो पश्चिमी, हमारे साथ जितने भी मुल्क हैं, प्लस कह सकते हो या सार्क के जितने भी देश हैं, इन सब में आतंकवाद का स्तर ज़्यादा है। अफगानिस्तान तालिबानियों से भरा हुआ है। पाकिस्तान तो आतंकवाद की माँ मानी जाती है, जन्म देता है पाकिस्तान आतंकवादियों को। इतना बेकार देश है, ये आतंकवादियों को जन्म देता है। जैसे कि यहाँ पे तालिबान और तहरीके तालिबान, इसका ये एक ये राज्य है, इसका नाम है
अभी नाम दिमाग में आ नहीं रहा, मैं इसका नाम बता दूंगा आपको। सबसे ज़्यादा आतंकवाद का जन्म यहीं पे होता है और ये सप्लाई करता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश में चटगांव के लोग हो गए, ये सभी क्या है, आतंकवादी का जन्म देते हैं। तो जिसके कारण भारत का ना इन सबसे आतंकवाद को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि भारत हमेशा यूएनओ के अंदर ना आतंकवाद के विपरीत में क्या करता है, वोट डालता है। अब आता है विचारात्मक मतभेद। अब इन सभी में विचारात्मक मतभेद रहता है, क्यों रहता है दोस्तों, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश को अपनाता है। वहीं नेपाल की बात की जाए तो पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। ये भी पहले संतुलन था, फिर लोकतंत्र आया, यहाँ भी लोकतंत्र। पाकिस्तान में कभी सैन्य शासन तो कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाही जाता है। तो इन सभी विचारात्मक मतभेद भी रहते हैं। और अगले सैन्य विवाद। जी हाँ दोस्तों, खासकर पाकिस्तान और भारत के सैन्य विवाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी गलती करके हमेशा इंडिया पे क्या करता है, अटैक कर देता है, और भारत को हमेशा जूझना पड़ता है किससे, पाकिस्तानियों की सेनाओं से जूझना पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ दोस्तों, ये बताया था मैं आपको, ये राज्य जो है, इस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। क्या नाम है, खैबर पख्तूनख्वा। इस राज्यों में आतंकवाद सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।